हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ नीति। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफॉल्ट बेल के बारे में। तो जैसे कि हमें पता ही है 25 दिसंबर 2023 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हैज बीन एनेक्टेड बट एंड उसके तहत बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं हमारे सीआरपीसी में। तो उसी चेंजेस से एक ही टॉपिक आज हम लोग कहेंगे और वो है डिफॉल्ट बेल। ना हमें पता ही है कि 436, 437, 439, 438 ये सारे जो सेक्शंस थे हमारे सीआरपीसी में वो तो रेगुलर और नॉर्मल बेल के बारे में बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम 438 जो एंटीसिपेटरी बेल है, 439 जो हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट देते हैं। ये सारे तो नॉर्मल बेल के प्रोविजंस है, पर सीआरपीसी में एक जगह हम लोगों को बेल मिल सकती है और वो है 167, द राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल टू एन अक्यूज। तो ये राइट ऐसा है कि जब इन्वेस्टिगेशन जो 60 डेज और 90 डेज के पीरियड में जो ऑफेंसेस के वाइज से कैटेगराइज्ड है, जब कंप्लीट नहीं होता है और चार्जशीट फाइल नहीं होता है उस पीरियड के एंड में, तो अक्यूज के पास होता है कि राइट ऑफ गेटिंग अ डिफॉल्ट बिल। न्यू सीआरपीसी दैट इज बीएनएसएस में ये सेक्शन है सेक्शन 187। तो आज करेंगे उसके ऊपर चर्चा। चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन वेलकम टू लॉ नीति एंड लेट्स गेट ऑन टू कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 167 एंड 187 सीआरपीसी एंड बीएनएसएस रेस्पेक्टिवली। सो सीआरपीसी के 167 हम मेरे इस साइड ऑफ द स्क्रीन है एंड ये है हमारे बीएनएसएस के 187। नाउ हम इन लोगों को एनालिसिस करेंगे। इसके पहले ना एक चीज आप लोग अच्छे से समझ ले कि 187 में ना कुछ नए चीजेस भी एडेड हुए हैं, इसलिए अलग है। बट जो नए एडेड हुए हैं तो पहले ही मैं लिख देती हूँ। मैं आप लोगों को ये बोलूंगी कि आप लोग ना अपना बैरक खोल के रखिएगा, तो उससे ना थोड़ा हेल्प होता है कि बाद में ऐसा लगता है कि अरे अभी तो सुन रहे हैं बाद में कर लेंगे, तो बाद में नहीं होती वो कभी भी। तो चेंजेस जो मेनली है वो है क्लॉज 2 में एक, और एक है हमारे आई थिंक प्रोवाइजो में है, वेट एक नया प्रोवाइजो ऐड हुआ है, वो है हमारे 5 के सेकेंड प्रोवाइजो। ओके, 5 प्रोवाइजो 2, ठीक है। यही दो नए चीजें हैं। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट और टफ जो जगह है, पूरा प्रोविजन सेम ही है, डिफरेंस है ये 1 सेम है, तो अगर यहां से 1 पढ़ेंगे तो यहां रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, ये सेम है। 2 डिफरेंट है, 2 में चेंजेस है, 2 में चेंजेस है और बाकी मोटा मोटा सेम है। एंड 5 का जो नया प्रोवाइजर ऐड हुआ है उसको छोड़ के। तो अब समझते हैं कि ये मतलब 167 में डिफॉल्ट बेल कैसे आ जाता है। देखो, हमारे पास पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस के पास, हमारे पास नहीं, सॉरी, पुलिस के पास है पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ना ये इन्वेस्टिगेशन हम जब सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी का पढ़ते हैं, जो यहाँ ऑलरेडी मेंशन्ड है, सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी ये बोलता है कि जब पर्सन अरेस्टेड होंगे उसके 24 आवर्स के अंदर हमको उनको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। तो ये एकदम बहुत ही नॉर्मल लॉजिक है कि 24 आवर्स में किसी भी पर्सन का इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट होने से रही, तो 24 आवर्स में जब हम नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं किसी पर्सन अक्यूज्ड को, तो वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि अब ये कहाँ पे जाएंगे, ये अक्यूज पुलिस कस्टडी में जाएंगे या जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। और जब ये पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी 60 और 90 डेज के लिए रहते हैं किसी भी एक में, ठीक है, डिवाइडेड है ये पीरियड, तो जब ये यहाँ पे रहते हैं तो ये पीरियड जब खत्म होता है तब मिलता है एक राइट ऑफ डिफॉल्ट बिल, ठीक है। यही प्रोविजन है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें। तो अब क्लॉज 1 क्या कहता है? क्लॉज 1 ये कहता है कि वेयर एनी पर्सन इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन कस्टडी एंड जिनका इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 57 में 24 आवर्स के अंदर खत्म नहीं हो पा रही है, उनको हम मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, जो ये चेक करेंगे कि उनके पास अगर ग्राउंड्स है कि बिलीव करने के लिए कि अक्यूज्ड दैट द अक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन वेल फाउंडेड है, कि हाँ चांसेस तो लग रहा है, केस तो बन रहा है कि ये तो भाई कुछ तो मतलब केस तो है, प्राइमा फेसी केस तो है और अक्यूजेशन वेल फाउंडेड है, तो ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट इफ ही इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसपी। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे, इनका रैंक एसपी से नीचे नहीं होना चाहिए, ये एसपी या एसपी से अबव हो सकते हैं,
पर इनसे नीचे वाले नहीं, ठीक है। वो शैल फोर्टविथ ट्रांसमिट, जल्दी जल्दी लेके जाएंगे 24 आवर्स खत्म होने से पहले नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, और उनके पास जाके ये अक्यूज को फॉरवर्ड करेंगे और उसके साथ फॉरवर्ड करेंगे कॉपी ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायरी। ये दोनों चीजें लेके जाएंगे, सिर्फ अक्यूज को नहीं लेके जाएंगे, ये भूलना मत। ये भूल लोग इग्नोर कर, जल्दी जल्दी पढ़ के ये वाला लाइन इग्नोर कर देते हैं कि यार कॉपी ऑफ एंट्री ऑफ डायरी जो भी, पर अक्यूज के साथ कॉपी ऑफ एंट्री ऑफ डायरी भी लेके जा सकते हैं। ये सेम प्रोविजन अगर हम बीएनएसएस में देखें ना, ये सेम है, इसमें भी बस इसमें डिफरेंस ये है कि वहां सेक्शन 57 है, यहाँ सेक्शन 58 है, जिसमें 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होता है, और कुछ नहीं है। और यहाँ भी रैंक है एसपी, सब इंस्पेक्टर, देखिए, ठीक है। अब सेकेंड क्लॉज बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से सुनना। सेकेंड क्लॉज ये बोलता है द मजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे वेदर ही हैज और हैज नॉट जुरिडिक्शन। जो मैं बोल रही हूँ ना, एक बार अंडरलाइन करते जाना तो हेल्प होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो मजिस्ट्रेट के पास हम लेके आए इस सेक्शन में उनके पास जुरिडिक्शन हो। कोई भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ, उस केस को ट्राई करने की जुरिडिक्शन हो या ना हो ये मैंडेटरी नहीं है, मजिस्ट्रेट होना चाहिए बस। वो क्या करते हैं, ये डिटेंशन ऑथराइज करते हैं अक्यूज्ड का टू इन सच कस्टडी। इन सच कस्टडी का यहाँ मतलब अच्छे से समझ लेना, ये जेसी भी हो सकता है, ये पीसी भी हो सकता है, ये जुडिशियल कस्टडी के लिए भी भेज सकती है, पुलिस कस्टडी भी के लिए भी भेज सकते हैं, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 दिन। ये 15 दिन के लिए भेजेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इन द होल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन द होल मतलब एक साथ 15 दिन, एक साथ 15 दिन, 2 दिन 3 दिन, फिर जितना बाकी हुआ 5 दिन, ऐसे ऐसे करके नहीं करेंगे, एक साथ 15 दिन। जहां भी जाएंगे ये 15 दिन यहाँ या 15 दिन यहाँ। एंड इफ ही हैज नो सच जुरिडिक्शन, ये वाला जो एंड से लेके यहाँ तक है ना, ये कुछ अलग चर्चा है, क्योंकि ये कमिटल की बात करता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इतना तक तो समझ में आ गया कि यहाँ क्या बोल रहा है, कि पहले जैसे मजिस्ट्रेट के पास लेके आए 15 दिन के लिए या तो जेसी भेजेंगे या पीसी भेजेंगे, ये ऑन अ होल होगा, और जुरिडिक्शन मजिस्ट्रेट के पास होना जरूरी नहीं है। पर यहाँ कुछ और है, यहाँ चीजें ऐड की गई है, और ये प्रोविजन थोड़ा एक्सटेंसिव है। वो ये है कि देखो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू हुम एन अक्यूज इज फॉरवर्डेड अंडर दिस सेक्शन इरेस्पेक्टिव, ये वाला तो चलो सेम है, टू ट्राई द केस। ये वाला जो लाइन है ना, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, ये बेल वाला क्लॉज, ये वाला एडेड नहीं है, ये वाला नया है। ये नया क्या प्रोविजन है? नया ये है कि ये जो मजिस्ट्रेट जब जिनके पास लेके गए हैं पुलिस, ये ना ये जेसीपीसी देने से पहले ना, ये पहले एक बार ये कंसिडर करेंगे कि अक्यूज का स्टेटस क्या है, बेल का, बेल में रिलीज है कि बेल में नहीं रिलीज है, कि बेल कैंसिल्ड है, ये एक बार कंसिडर करेंगे। ये वाला चीज ऐड नहीं किया गया था, अभी ऐड किया गया है। उसके बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज इन सच कस्टडी, इन सच कस्टडी, इन सच कस्टडी। इसका मतलब भी यही है कि जेसी हो सकता है या तो पीसी हो सकता है। सच मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट एंड फॉर नॉट अ टर्म एक्सीडिंग 15 डेज इन द होल, इन द होल। यहां तक तो देखो 15 डेज होल सब सेम है। इसके बाद आता है चेंज और इन पार्ट्स, चेंज वाला ना थोड़ा ग्रीन से करते हैं। और इन पार्ट्स, पार्ट्स मतलब जो मैं वहां मना कर रही थी कि ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे नहीं हो सकता, अब यहाँ पे ये है कि ये इन पार्ट होल भी हो सकता है या 2 दिन 4 दिन 5 दिन कर करके इन पार्ट्स में दे सकते हैं। बट एक चीज बताओ, या नीचे हम लोग पढ़ेंगे कि ये कस्टडी या तो 60 डेज की होगी या तो 90 डेज की होगी। बट इन पार्ट्स मतलब क्या, अभी 2 दिन इधर दे दिए और 2 दिन खत्म होने से पहले दे देते और 3 दिन, और ऐसे बीच में कभी पे भी 5 दिन दे देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। इन पार्ट्स का मतलब ये नहीं कि कभी भी मन चाहे कर दो, ठीक है। इसका भी प्रोटेक्शन क्योंकि इस सेक्शन में दिया गया है। इन पार्ट्स का मतलब ये है कि देखो, इन होल और इन पार्ट एट एनी टाइम। अच्छा मैम एनी टाइम तो लिखा है आपने, अभी क्यों बोला कि कभी भी नहीं हो सकता? अरे देखो बाद में देखो। और इन पार्ट्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज और 60 डेज आउट ऑफ द, रुको थोड़ा साफ कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, उसके लिए। हाँ, सच कस्टडी 15 डेज और इन पार्ट्स एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज or 60 days out of the detention period of 60 days or 90 days as the case may be provided in subsection 3 and if he has, अच्छा and if he has से अलग है क्योंकि वो कमिटल और रिमांड की बात करता है, वहां भी मैंने नहीं पढ़ा है। यहाँ तक बस ये समझ लो कि अगर 60 डेज के लिए इन्वेस्टिगेशन का राइट है और अगर 90 डेज के लिए है, अगर 60 डेज के लिए है तो इनिशियल 40 डेज के 15 डेज में
या तो होल और पार्ट में दे दो, और अगर 90 डेज के लिए इन्वेस्टिगेशन है तो इनिशियल 60 डेज के 15 डेज होल या पार्ट में दे दो। बस इनिशियल डेट्स याद रखना, ये जेसी या पीसी, क्योंकि सच कस्टडी मेंशन्ड है। बस इतना ही था, इतना ही डिफरेंस है। ये डिफरेंस याद रखना, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं है, ये 40 डेज और 60 डेज वाला चीज नहीं है कि इनिशियल 40 या इनिशियल 60, क्योंकि वहां पे वो भी मेंशन नहीं है ना कि ऑन द होल होगा कि ऑन द पार्ट्स होगा। बस इसके अलावा नेक्स्ट वाला पार्ट जो मैंने छोड़ दिया था, एंड इफ ही हैज नो जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस कमिट इट फॉर ट्रायल एंड कंसिडर फर्दर डिसीजन अननेसेसरी एंड फॉरवर्ड इट टू मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन। इसके बाद ये है बेसिकली 15 दिन का तो जेसीपीसी दे दिया, इसके बाद वाले दिन जो प्रोड्यूस होगा अक्यूज्ड, वो ये वाले मजिस्ट्रेट के पास तो कतई नहीं होगा जहां पर जुरिडिक्शन नहीं है, वो वाले मजिस्ट्रेट के पास होंगे जिनके पास जुरिडिक्शन है आफ्टर 15 डेज। और यहां पर भी वही सेम चीज है। और ये जो सेकेंड, जब देखो बेसिकली क्या है कि 15 दिन की तो इनिशियल कस्टडी मिल गई, 15 दिन की इनिशियल कस्टडी हमें मिल गई। 15 दिन की इनिशियल कस्टडी के बाद क्या होगा, हम कमिटल वाला मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे जिनके पास एक्चुअली ऑथराइज हो। ये वाला मजिस्ट्रेट जिनके पास नो जुरिस्डिक्शन था वो एक्चुअली कमिट करेंगे टू अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन, ये कमिटल को कहते हैं। और नहीं, कमिट करेंगे टू अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। एंड now what happens, this magistrate when he will authorize the detention, it will be called as remand, not this one, this will be called as remand। एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैंने आप लोगों को दे दिया है, ये रिमांड है, ये कमिट कर देंगे ना हैविंग जुरिस्डिक्शन, फिर ये रिमांड कर देंगे। अब थर्ड क्लॉज में आते हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं। देखो थर्ड क्लॉज भी वही है, थर्ड क्लॉज में ना एक मेजर चेंज है। थर्ड क्लॉज यहाँ, सॉरी थर्ड मैं बोल रही हूँ क्योंकि बीएनएसएस का क्लॉज 3 है, ये सीआरपीसी का क्लॉज 2 प्रोवाइजो ए। देखो अच्छे से पढ़ना, यहाँ ये बोल रहे हैं द मजिस्ट्रेट मे ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन अदरवाइज देन इन पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। ये यहाँ ये बोल रहे हैं, ये ना ऐसे पढ़ोगे ना समझ में नहीं आएगा, और ये बहुत सीरियस क्लॉज है, इतना याद रखना। इसका मतलब यही है कि जैसे फर्स्ट 15 डेज अगर किसी ये जेसी भी दे सकते हैं या तो पीसी दे सकते हैं, पर अगर फर्स्ट 15 डेज पीसी दे दिया तो नेक्स्ट 15 डेज तो पीसी नहीं होगा। बस इतना, क्योंकि इधर लिखा है अदरवाइज देन इन पुलिस कस्टडी, अदरवाइज देन इन पुलिस कस्टडी मेंशन्ड है। कंजिक्यूटिवली पीसी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर जेसी दे दियो फर्स्ट 15 डेज तो पीसी कर लो, क्योंकि अदरवाइज देन इन पुलिस कस्टडी का क्या मतलब होता है, जेसी कस्टडी तो 2 ही टाइप के हैं, तो जेसी अगर होगा तो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज, तो मतलब पीसी अगर फर्स्ट 15 डेज अगर हमने पीसी दे दिया है तो कंजिक्यूटिवली पीसी नहीं दोगे, जेसी ही दोगे। बस इतना ही है। यही सेम चीज क्लॉज 3 में नहीं है। यहाँ ये बोल रहे हैं, सी इफ यू कैन सी द डिफरेंस, द मजिस्ट्रेट मे ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज। कहाँ लिखा है? Where is it mentioned that otherwise than in police custody? This otherwise than in police custody is not here. So basically it means that beyond the period of 15 days, police custody can be given consecutively. That's it. That is what is mentioned. इसके बाद ना आप लोग अगर सेक्शन पढ़ोगे तो ये यहाँ बोल रहा है कि satisfied adequate ground है, authorize करेंगे detention। अच्छा, टोटल पीरियड क्या होगा डिटेंशन के लिए, जो मैं शुरू में बोल नहीं रही थी कि 90 डेज या 60 डेज होगा, तो ये 90 डेज है और ये 60 डेज है। 90 डेज कौन से ऑफेंसेस में मिलेंगे? डेथ के, जिसका ऑफेंस का पनिशमेंट डेथ होगा, या लाइव इम्प्रिजनमेंट, ये सीरियस टाइप के है ना, डेथ और लाइव इम्प्रिजनमेंट ऑफेंसेस, या 10 साल से, बस मिनिमम 10 साल तो हो गई, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, मिनिमम तो 10 साल हो गई। उसका भी सेम है। 60 डेज है एनी अदर ऑफेंस वेयर द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू एनी अदर ऑफेंस, मतलब 90 डेज के एम्बिट में जो ऑफेंसेस नहीं होंगे वो 60 डेज वाले होंगे, चाहे सीरियस हो, 3 ईयर्स हो, 7 ईयर्स हो, मोर देन 7 ईयर्स, लेस देन 7 ईयर्स, वॉट एवर इट इज। एंड 90 डेज इधर भी 60 डेज। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? देखो ऑन द एक्सपायरी, यही है मेन प्रोविजन जो हम ना डिफॉल्ट बेल बोल नहीं रहते। दिस इज द प्रोविजन विच वेर इट सेज दैट येस द अक्यूज्ड हैज अ राइट टू बेल as the case may be on the expiry of the said period of 90 or 60 days, the accused person shall be released on bail if he is prepared to, and under this subsection shall be deemed to be so related chapter 33। बेसिकली ये बोल रहा है कि
इस प्रोविजन में इस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days and 90 days the accused will have a shall right to bail, that is the default bail, and this bail will be presumed as it is deemed to be given under chapter 33 जो bail का related chapter है 463(7) वो वाले, and इधर chapter 35 है, yes chapter 35 है because new BNSS under chapter 35 there is bail from 478 onwards, ठीक है. This is it. Now, rest all the provisions, I'm telling you, rest all the provisions under this BNSS and CRPC is same. There is no new thing added. Bus. So what we will do is we'll just go through CRPC so that we can understand what is there in BNS, and and the new proviso, that is proviso to clause 5, I'll explain. That's it. See. Now 60 days, 90 days default bail we have understood. Apart from that, what we need to understand is that 15 days, beyond 15 days in CRPC we are talking about 15 days plus 15 days consecutively we cannot give. But 15 days first we gave PC, and then 15 days we'll give, then for any number of days we'll give JC. Suppose this happens. But after this first initial 15 days, if we want to extend the period of further detention, which of course we will want to extend for, investigation purposes. So what is the procedure is that the procedure is separate for JC and the procedure is separate for PC. So अगर JC है, अगर JC में आपको भेजना है further authorized detention of the accused, उनके लिए उनको क्या लगेगा, देखो, production of the accused either in person or through electro-video linkage. Electro-audio video means प्रोड्यूस करो या अक्यूज को इन पर्सन प्रोड्यूस करो तभी जेसी एक्सटेंड होगा. बट अगर पीसी को एक्सटेंड करना है तो ये अलग है. Under this, unless the accused is produced before him in person for the first time and subsequently every time till the accused remains in custody. So basically what is said is that to extend PC you need to produce the accused every time before the judicial magistrate. You have to produce every time. Subsequently every time you have to produce. And for JC what you can do is you can produce through audio video means also. That's the difference. It is the same for BNSS. Okay, in clause 4 it is the same. Acha, let's come to the next clause. C, no magistrate of the second class empowered by High Court. Acha, here it is said that if you are a magistrate of second class, you cannot authorize the detention of the accused in custody of police. Police custody you cannot give if you are magistrate of second class. But in spite of being a magistrate of second class, you can give custody of police only if you are authorized by High Court. Same for BNSS. Same. Acha, explanation 1. For the avoidance of doubt, it is hereby declared, notwithstanding the expiry of period in paragraph 1, the accused shall be detained in custody for as long as he does not furnish. This is interesting actually. This provision says that 60 days and 90 days on expiry of this period you will get default bail. Default bail you will give under 167. But during the 60 days, 90 days, just because you are getting default bail only on the expiry of 60 days or 90 days, basically ये है कि 60 days और 90 days के एंड में ही क्या आपको बेल मिल सकता है क्या? इसके बीच में आप बेल का एप्लीकेशन नहीं दे सकते. बिल्कुल दे सकते हो क्योंकि नॉटविथस्टैंडिंग है. ये नॉटविथस्टैंडिंग है. नॉटविथस्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, तो आप बिल्कुल बेल दे सकते हो. अगर 437 का बेल एप्लीकेशन दे सकते हो, 436 का दे सकते हो. 436 तो बेलेबल तुरंत ही मिलेगा. 437 का बेसिकली होगा या 439 का होगा. ये दो प्रोविजंस के लिए आप अप्लाई करते रहो ना, क्योंकि 60 डेज और 90 डेज के एक्सपायरी में तो डिफॉल्ट है अगर पुलिस वाले ने चार्जशीट नहीं दिया और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई. बट बीच में तो आपके पास राइट है ना, तो वो रेगुलर बेल कैन टेक रेगुलर बेल इसलिए लिखा है. ये भी इसके लिए भी ये प्रोविजन भी सेम है. बीएनएसएस का भी सेम है. इसके अलावा चलिए चलते नेक्स्ट वाले में. द प्रोडक्शन में बी प्रूव बाय सिग्नेचर. ओके, ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अक्यूज को फर्दर डिटेंशन के लिए मजिस्ट्रेट के पास लाया गया था. ये कैसे प्रूव करेंगे? ये प्रूव ऐसे करेंगे कि अक्यूज ने सिग्नेचर तो किया होगा ना ऑर्डर में जिसमें ऑथराइज कर रहे हैं डिटेंशन, उसी से प्रूव कर देंगे. बस इतना और कुछ नहीं पर जानना है यहाँ से. इसका भी सेम है. अच्छा,
अगर आप किसी वुमेन को अरेस्ट करते हैं जो अंडर 18 है, बेसिकली वो चाइल्ड ही होगा, वुमेन तो नहीं होगा, चाइल्ड होगा, उसको अरेस्ट करते हैं तो उसको कभी भी कस्टडी में नहीं रखेंगे, उसको रिमांड होम या रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन में ही रखेंगे। इसके अलावा ना ये वाले सेक्शंस बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 2 क्लॉज, ये 2A 3 और 4, 2A 3 और 4 भी उधर भी सेम है, और ये वाला जो प्रोविजन मैंने बोला कि अंडर 18 वुमेन, उनका भी ये ना सेम है। देखो अंडर 18 वुमेन सेम है। ये नया वाला प्रोवाइजर जो ऐड हुआ है ना, मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा ये वाला, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट में पढ़ाऊंगा, ये पढ़ लो। अब देखो अभी तक तो हमने पढ़ा कि डिफॉल्ट बेल कब मिलता है और उनके कौन से मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी दे सकते हैं, हमने ये पढ़ा कि फर्दर डिटेंशन के लिए जेसीपीसी के लिए कब सामने लाना पड़ेगा, मतलब एवरी टाइम यू हैव टू प्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, एंड वुमेन अंडर 18 अरेस्ट करेंगे तो क्या होगा, कैसे रेगुलर बेल भी ले सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि सिग्नेचर चाहिए प्रूफ करने के लिए कि हाँ डिटेंशन ऑथराइज हुआ, अगर कभी भी क्वेश्चन हुआ तो। अब पढ़ते हैं कि जैसे हमने बोला कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे 24 आवर्स के अंदर। सपोज नियरेस्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा सकती है, यहाँ लिखा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन 1 वेयर इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट नॉट अवेलेबल, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे जिनको पावर दिया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कि आप ये काम कर सकते हो। वो रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, वो कस्टडी जो इनिशियल 15 डेज कर सकते हैं ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सिर्फ 7 डेज कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखो नॉट एक्सीडिंग 7 डेज इन एग्रीगेट, एंड इस एग्रीगेट ये होने के बाद this person will be released on bail except where an order of further detention of the accused person has been made by the magistrate competent to make such order। देखो ये 7 दिन हुआ, इसके बाद तो इनको बेल मिलेगा ही क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने किया है, पर ये ऐसा नहीं होता है। बेसिकली ये होता है कि ये पीरियड एक्सपायर होने से पहले ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जेएम को जाके बोलना पड़ता है कि देखो मेरे पास ऐसा कुछ हुआ है, देखो नेक्स्ट वाले में ही है, शैल ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। बट अगर ऐसे हुआ कि इधर when no order for further detention is made the period during, अच्छा 7 दिन के लिए मैंने तो भेज दिया, मैंने 7 दिन की एक्सपायरी से पहले मैंने जेएम को भी बता दिया कि जेएम जी आप देखो मैंने 7 दिन के लिए एक इंसान को कस्टडी में भेज दिया है, आप थोड़ा देख लेना इसका फर्दर डिटेंशन होगा या नहीं। अगर फर्दर डिटेंशन हुआ, अगर फर्दर डिटेंशन जेएम ने अप्रूव कर दिया तो ठीक है। When no order of further detention is made, the period during which the accused were detained in custody under the orders made by executive shall not be taken into account। अगर further detention अप्रूव नहीं हुआ तो ये जो 7 दिन का शुरू में पीरियड दिया गया है ना, ये 60 डेज और 90 डेज में काउंट नहीं होगा, क्योंकि अरे तुमने कैसा डिटेंशन किया, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने जब सीरियसली केस को देखा तब लगा ही नहीं कि इनको डिटेंशन में भेजना चाहिए, तो इसलिए कंसिडर नहीं है। पर अगर ये फर्दर डिटेंशन अप्रूव कर दे तो वो काउंट हो जाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वाला। बस इतना ही है। मजिस्ट्रेट ऑथोराइजिंग, ये भी सेम ही है इधर, मजिस्ट्रेट ऑथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी पुलिस शैल रिकॉर्ड इज रीजन, रिकॉर्ड करेंगे एंड सीजेएम को भी रिकॉर्ड भेजेंगे। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आपने भेजा नहीं कि 7 दिन के अंदर अंदर की पीरियड एक्सपायर हो रहा, आप बोल दो फर्दर डिटेंशन होगा या नहीं, ये फर्दर डिटेंशन वाला चीज रीजन आप सीजेएम को बोलोगे कि हाँ इसलिए मैंने फर्दर डिटेंशन एक्सटेंड कर दी, ये जेएम सीजेएम को बोलेगा बस। इसके बाद जो है 5 और 6 समन्स केस से है। समन्स केस में क्या होता है, 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ता है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो जाएगा। वो मजिस्ट्रेट शैल है, पावर शैल मेक एन ऑर्डर टू स्टॉप फर्दर इन्वेस्टिगेशन अनलेस आईओ सेटिस्फाई करे कि नहीं स्पेशल रीजन है, समन्स केस जो भी है 6 महीने से ज्यादा, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, इसको करना है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर अगर मजिस्ट्रेट नहीं दिया तो सेशन जज दे सकते हैं। सेशन जज है तो बोल सकते ठीक है दे दो, बस इतना। ये सेम है, सेम इधर 5-6 है, इधर 9-10 है। ये क्लॉजेस याद रखना है आप लोगों को। और ये जो नया वाला प्रोविजन है बहुत बहुत डीप है और बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, provided further that no person shall be detained otherwise than in police custody under police custody, no person shall be detained otherwise than in police station under police custody or in prison under judicial custody or a place declared as prison by the central government state government। मतलब
आप लोग ने ये सुना है हाउस अरेस्ट? हाउस अरेस्ट के बारे में सुना है? आपने गौतम नवलखा वाला केस पढ़ा है? गौतम नवलखा अगर नहीं पढ़ा है ना, जाके पढ़ लो, क्योंकि ये हाउस अरेस्ट का इकलौता ऐसा केस है जिसमें हाउस अरेस्ट दिया गया था। और ये सच कस्टडी जो वर्ड है ना, इधर शुरू में जब मैं बोल रहा था कि जेसीपीसी कोई भी हो सकता है, ये सच कस्टडी वाला वर्ड को इंटरप्रेट किया गया था गौतम नवलखा के केस में, और हाउस अरेस्ट दिया गया था। तो ये कंफ्यूजन अभी भी है कि हाउस अरेस्ट दिया सकता है कि नहीं दिया सकता है, दिया जा सकता है, सॉरी। ये नया बीएनएसएस में तो साफ साफ बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन, पीसी मतलब पुलिस स्टेशन, जेसी मतलब प्रिजन, एंड इसके अलावा नो पर्सन शैल बी डिटेन अदरवाइज देन इन एनी अदर प्लेस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो जगह को प्रिजन या पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करेंगे वो ही वहां पर ही डिटेन हो सकते हैं, हाउस अरेस्ट तो नहीं हो सकता। इसका डीप मीनिंग यही है, जितना मुझे समझ में है, और देखते आगे जब इन्फोर्स होता है तब गौतम नवलखा का जजमेंट क्या, इसके हिसाब से अगर एनफोर्स हो गया तो इसके हिसाब से वो तो रिपील है, हाउस अरेस्ट आप नहीं दे सकते। बस दिस इज द एंटायर कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 167 and 187 of CRPC and BNSS, and I hope आप लोगों को अच्छा लगा है। एंड अगर आपको चाहिए ये हाउस अरेस्ट पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट कीजिए। और अगर आपको चाहिए कि डिफॉल्ट बेल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत जो जुडिशियरी के एस्पिरेंट्स है ना उनके लिए तो ये क्या सेक्शन है उनको ही पता है, और बाकी जो भी लॉ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहा है डिफॉल्ट बेल आता है। गौतम नवलखा भी पूछते हैं हाउस अरेस्ट के बारे में। अभी आप लोगों को पता चल गया ना कि 5 के क्लॉज 2 में अगर आएगा रिसेंट इस ईयर के क्लैट में तो ये आ सकता है। अच्छा, ये जो डिफॉल्ट बेल है ना, इसकी इंपॉर्टेंट बहुत सारे लैंडमार्क केस लॉज है। तो अगर आपको हाउस अरेस्ट या डिफॉल्ट बेल के केस लॉज पे कोई भी नया वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय।